हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज करने जा रहे हैं हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो चैप्टर नंबर 4 लिखा है और आप 2 बता रहे हैं। तो हाँ, अब इस चैप्टर का नाम जो है वो 2 हो गया है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। जो न्यू एडिशन आई है हमारी 2023 to 24, तो उसमें चैप्टर नंबर ये 2 है। द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी के बाद चैप्टर नंबर 2 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। बाकी चैप्टर के लिए हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चैप्टर का नेम जो है वो 2 है या 4 नंबर पे है। चैप्टर के जो अंदर है वो सेम ही है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में बंटा हुआ था, तो उसमें से एक पार्ट यानी कि जो यूएसएसआर था वो ख़त्म हो गया था और अब पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या था, यूएसए, यानी कि पूरा वर्ल्ड क्या हो गया था, एक तरीके से हम कह सकते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूनिपोलर से मल्टीपोलर, मल्टीपोलर का मीनिंग क्या है कि और भी बहुत सारे जो हैं वो न्यू सेंटर पावर के जो है हमारे उभर कर आए। तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूरोपियन यूनियन। ओके, तो यूरोपियन यूनियन क्या है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके नाम को अच्छे से जान लेंगे। राइट, तो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू, ईयू कोई एक कंट्री नहीं है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री है। ईयू जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंट्री है जिसके अंदर हमारी 27 कंट्री आती है यूरोपियन यूनियन के अंदर। राइट, तो पहले इसके अंदर जो है हमारी 28 कंट्री थी। ओके, तो ब्रिटेन अब जो है यूरोपियन यूनियन का जो है मेंबर नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम एन एंड, तो यूरोपियन लीडर्स ग्रैप्ड विद द क्वेश्चंस, शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड रिवैलरीज। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 तक, जो है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, जो यूरोप के लीडर्स थे उनके सामने क्वेश्चन था कि अब यूरोप का क्या होगा, क्या यूरोप को जो है अपनी ओल्ड जो रिवैलरीज थी उनके साथ बने रहना चाहिए, ये यूरोप को जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन का काम करना चाहिए, अपने जो है पॉजिटिव कंसेप्शन करने चाहिए, किसके साथ, इंटरनेशनल, अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो अपने जो है दूसरी कंट्री के साथ बनाने चाहिए। ओके, तो इन 1945 तक पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा ख़त्म हो चुका था। जो यूरोपियन स्टेट थी कन्फ्रंटेड द रन्स ऑफ देयर इकोनॉमी एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अजम्पशंस एंड स्ट्रक्चर ऑन विच यूरोप हैज़ बीन फाउंड। तो 1945 के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूरोपियन स्टेट थी, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उसका दोबारा से स्ट्रक्चर बनाया जिसके लिए यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। ओके, तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वार। अमेरिका, तो हमें पता है कि जैसे कि यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन होने लगा था किसके बाद, आफ्टर 1945 के बाद। तो इसके लिए जो अमेरिका था ये उसने उसकी फाइनेंशियल हेल्प की थी इसको रिवाइविंग करने के लिए। ओके, उसको ऊपर उठाने के लिए, यूरोप की जो इकोनॉमी है उसको ऊपर उठाने के लिए अमेरिका ने यूरोप की हेल्प की थी। और इसी हेल्प को किसके नाम से जाना जाता है, मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। मार्शल प्लान जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। ठीक है, तो यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नेटो। यूएस ने एक नई कलेक्टिव सिक्योरिटी को भी बनाया अंडर नेटो के अंडर में, अंडर द मार्शल प्लान फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वो OEEC।
OECD की फुल फॉर्म क्या है हमारी, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, तो उसको कब स्टैब्लिश किया गया था, ये भी आपका 1 मार्क्स का जो है हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो उसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। तो उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट यूरोपियन स्टेट थी उसको आगे बढ़ाया और इट बिकम अ फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू। जिसके साथ जो है जो यूरोपियन स्टेट थी उन्होंने को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया ट्रेड और इकोनॉमिक इशू के ऊपर। ओके, द काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश इन 1949। अनदर जो है हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से भी निकल जाएगा हमारा कि व्हेन वाज द काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश, तो कब हुई थी, 1949। एक बहुत अच्छा स्टेप था जो किसको फॉरवर्ड किया गया था, पॉलिटिकल कोऑपरेशन को। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा था, तो एक जो यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री थी वो क्या कर रही थी, स्टेप बाय स्टेप कर रही थी टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। अब इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल जाएगा कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसकी जो स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1959 के अंदर। और जो ये प्रोसेस थी एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डिमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो इसने एक पॉलिटिकल डिमेंशन के साथ शुरू हुई थी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। द क्लैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड। जो सोवियत ब्लॉक था उसके ख़त्म होने के बाद जो स्टेट थी, यूरोपियन स्टेट थी, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री थी वो क्या हुई, फास्ट ट्रैक पे चली। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, तो यूरोपियन यूनियन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1992 के अंदर। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो 1945 से लेके और जो 1992 का टाइम पीरियड था इसके अंदर जो है जो प्रोसेस हुई, और उसके बाद ये नहीं कि 1945 के बाद ही एकदम यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया, नहीं, उसकी बहुत सारी प्रोसेस थी और इसके बाद 1992 में यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था। राइट, द फाउंडेशन was thus lead for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs and creation of a single करेंसी। राइट, तो इसकी जो फाउंडेशन थी वो किस लिए थी कि इनके अंदर जो है कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी, सभी जो यूरोपियन कंट्री हैं उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी, आपस में कोऑपरेशन, जस्टिस और होम अफेयर्स, और उन सब की जो है एक सिंगल करेंसी होगी। जो सिंगल करेंसी होगी वो कौन सी होगी, यूरो। ओके, तो यूरो जो है इनकी सिंगल करेंसी होगी, इसलिए यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो यूरोपियन यूनियन इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजनली पॉलिटिकल वन। द EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। अब EU जो यूरोपियन यूनियन था वो है तो एक ग्रुप ऑफ स्टेट था। ओके, तो उसने किस तरीके से काम करना शुरू किया, एक नेशन स्टेट की तरह काम करना शुरू कर दिया था। अब ये है कि हाँ, वो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था EU, जितनी भी इसके अंदर कंट्री है, लेकिन उसके लिए वो फेल हो गया, मतलब उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ। बट इट हैज़ ओवन फ्लैग, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जितनी भी कंट्री हैं उनका खुद का फ्लैग है। ओके, और उनका खुद का नेशनल एंथम भी है और फाउंडिंग डेट है, करेंसी भी है। ओके, तो इट हैज़ ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। मान लो कि अगर भारत जो है, इंडिया जो है, यूरोप की किसी उसको अलग अलग कंट्री के साथ जो है अपने ट्रेड करने के लिए नहीं चाहिए, उसको किसके लिए ट्रेड करी, तो EU के साथ उसने ट्रेड की। तो इट मीन्स कि जितनी भी इसकी 27 कंट्री है तो उसने सबके साथ जो है वो ट्रेड की है। ओके, तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था। यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन वाइल एक्वायरिंग। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने बहुत जो है एक्सपेंड किया अपना एरिया कोऑपरेशन के साथ। ओके, और
ये जो है हमारी यूरोपियन यूनियन है, जो इसके अंदर जितनी भी कंट्री है उसका मैप जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, राइट। तो जो भी इसके मेंबर्स थे उनको कोऑपरेट किया, स्पेशली फ्रॉम द ईस्ट वाइल सोवियत ब्लॉक, जो इसका ईस्ट वाइल सोवियत ब्लॉक था स्पेशली उसको। जो ये प्रोसेस थी वो बहुत इजी नहीं थी, क्योंकि जो बहुत सारे यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे थे कि दूसरी जो कंट्री है उनको जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर मिलाया जाए। हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटेन है अब यूरोपियन यूनियन का जो है वो पार्ट नहीं रहा है, सदस्य नहीं रहा है, तो उसने यूरोपियन यूनियन को क्यों छोड़ा था, वो भी एक यही कारण था कि उसने यूरोपियन यूनियन को इस वजह से छोड़ दिया था। ओके, तो ईयू हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। ईयू की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है। वो कैसे है वो भी देखते हैं। द ईयू इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद जीडीपी ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन। ओके, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है अब उसमें जो है वो 17 ट्रिलियन है अकॉर्डिंग टू 2017। ओके, तो वो लार्जर है दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि हम देखते हैं कि वो जो उसकी इकोनॉमी है वो यूनाइटेड स्टेट से भी ज़्यादा है। इट्स जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, यानी कि जो यूरो है वो क्या है, यूएस को भी डोमिनेंस कर रहा है, यानी कि यूरो जो है वो डॉलर से महंगा होता है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड में पूरा ट्रेड हो रहा है, पूरा व्यापार हो रहा है, उससे जो है जो यूरोपियन यूनियन है वो सोवियत यूनियन को, यानी कि जो यूएस है उसको भी टक्कर दे रहा है, यानी कि उसका 3 गुना ज़्यादा जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रेड करता है, राइट। तो Alternatives to trade dispute with the US and the China. Its economic power gives it influence over its closest neighboring as well as in Asia and Africa. तो यूरोप की जो नेबरिंग जो कॉन्टिनेंट है लाइक एशिया एंड अफ्रीका, उसके साथ भी इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेड है। इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी इसका इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। तो ईयू है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ईयू पॉलिटिकल एंड द डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। आपको पता है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारा ईयू है यानी कि यूरोपियन यूनियन है, इसके 2 मेंबर जो है ब्रिटेन और फ्रांस। ओके, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट जो है सीट रखते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि जो फ्रांस है अब तो ईयू का मेंबर नहीं है, लेकिन इससे पहले वो ईयू के अंदर परमानेंट सीट रखता था। अब हम बात करते हैं ईयू के जो नॉन परमानेंट मेंबर भी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ईयू जो है इन्फ्लुएंस करता है यूएस की पॉलिसी पे, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, तो इट्स यूज़ ऑफ द डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, जो इसका डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है और जो नेगोटिएशन है वो और जो मिलिट्री फोर्स भी जो है इफ़ेक्टिव करता है ऑल द कंट्री। अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो जैसे कि हमें पता है कि चाइना जो है वो ह्यूमन राइट को जो है ख़त्म कर रहा है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के काम कर रहा है। तो ईयू के पास जो है इतनी पावर है कि वो उसको भी डांट सकता है, उसको भी बोल सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं मिलिट्री कैसी है ईयू की। तो द ईयू कंबाइंड आर्म फोर्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ईयू की जो मिलिट्री पावर है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, यानी कि कंबाइन का मतलब है कि ईयू के जो 27 कंट्रीज़ हैं उनकी जो मिलिट्री है वो पूरे वर्ल्ड में एक सेकेंड लार्जेस्ट है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है इसमें। और इस जो ये टोटल डिफेंस के ऊपर खर्च करता है सेकेंड नंबर पे है यूएस के बारे में। यूएस की मिलिट्री तो आपको पता ही है, बहुत ही पावरफुल है। ईयू के 2 मेंबर जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर arsenals ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर
warheads. It is also world's second most important source of space and the communication technology. अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो इसमें भी जो EU है वो कौन से नंबर पे है? सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है EU। इसके बारे में भी एज अ सुपरनेशनल organization, the EU is able to intervene in economic, political and social area. अगर हम सुपर नेशनल वे से ऑर्गेनाइजेशन के वे से देखें तो EU जो है हमारी जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरिया के अंदर इंटरवेंस करने में कामयाब रही है। बट कुछ एरिया ऐसे भी है, कुछ इसके मेंबर ऐसे भी है जिनकी खुद की भी फॉरेन पॉलिसी है और खुद के भी दूसरे देशों के साथ रिलेशन है। ओके, तो जैसे कि हम बात करते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की, उसने क्या किया था? अमेरिका पार्टनर इन द इराक इन्वेंशन द मैनी ऑफ EU न्यूअर मेंबर मेड अप द US कोलिएशन ऑफ द विलिंग। ओके, बहुत सारे मेंबर्स ने जो है EU का साथ दिया था कोलिएशन ऑफ द विलिंग के अंदर, वेयर जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी। अगर हम बात करते हैं जापान की और जर्मनी की, तो वो अमेरिका की जो इस पॉलिसी के जो थे वो अपोज्ड थे। ओके, वो क्या थे? इसके अपोज थे। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो जो अगर बात करते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरिया की, तो ठीक है कि सभी जो है जितनी भी इसकी कंट्रीज थी वो साथ चली है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुछ अगर फॉरेन रिलेशन या डिफेंस पॉलिसी में कुछ कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के ओढ़ रही है, खिलाफ भी रही है, राइट। देयर इज ऑल्सो अ डीप सीटिंग यूरोस्पेक्टिज्म। अब स्पेक्टिज्म का मीनिंग क्या होता है? स्पेक्टिज्म का मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए डाउटफुल रहना। ओके, तो EU की जो कुछ कंट्री है जो स्पेक्टिज्म है, उनको इस चीज़ का डाउटफुल है। किस बात के लिए डाउटफुल है वो? कि अगर यूरोप अबाउट द EU, अगर हमें EU की जो हमने देखा कि जो यूरो है, अगर वो सभी के अंदर एक कॉमन यूरो बना दिया जाए, करेंसी बना दिया जाए, तो यूरो की क्या हो जाएगी? डोमिनेंस हो जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट डैचर्स की, उन्होंने क्या किया है? कीप द UK आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। ओके, Denmark and Sweden have resisted the Maastricht Treaty and adoptions of the euro। इसी तरीके से जो डेनमार्क है, अब अगर आप देखोगे ना तो डेनमार्क वैसे तो EU का देश है, EU की कंट्री है, स्वीडन भी EU की कंट्री है, बट वहाँ पे यूरो जो है वो नहीं चलता। द कॉमन यूरोपियन करेंसी दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ द EU टू एक्ट इन मैटर ऑफ द फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। और इसी तरीके से EU जो है अगर बात करते हैं फॉरेन रिलेशन के अंदर और डिफेंस के अंदर भी जो इसकी लिमिटेशन है वो कम है। ओके, तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो EU जो है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा है फॉर ऑल द कंट्री। ओके, तो आपकी बुक में एक इसके साथ एक कार्टून भी दिया गया है। ओके, तो वो कार्टून क्या है वो देख लेते हैं हम। कार्टून है हमारा, जैसे कि आपकी जो NCERT बुक है, आपको ये EU का जो है कार्टून दिया गया है, और इस कार्टून के अंदर जो है क्या इमेज कार्टूनिस्ट ने एक टाइटैनिक की तरह बनाया हुआ है, और इसमें जो है ये स्टार बनाए हुए हैं। तो इसमें क्या था कि जो EU है वो डूबने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, EU ने बहुत अच्छा काम किया और उसने लास्ट टाइम तक सरवाइव किया। ओके, तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।